हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका स्टडी कॉन्सेप्ट चैनल में। आप सभी स्टूडेंट जो कि सिविल सर्विसेज या फिर अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लगातार मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, जिससे कि आप वो सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि हिस्ट्री से रिलेटेड हैं उनकी वीडियो में लगातार ला रहा हूँ और उसमें थ्योरी पूरी कंप्लीट कर रहा हूँ। तो आज का जो वीडियो है वो भारत पर जो विदेशी आक्रमणों की शुरुआत हुई, और ये हुई थी 600 BC के समय में। तो उसके बारे में पूरी जानकारी मैं देना चाहता हूँ इस वीडियो में, और इसमें मैं पूरी कंप्लीट करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा, क्योंकि किस तरीके से भारत में शुरू हुआ विदेशी आक्रमण, इसके बारे में पूरी जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है। तो सभी स्टूडेंट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इससे पहले मैं लगातार जो वीडियो सीरीज शुरू की है, जिसमें कि महाजनपद काल से मैंने पूरी थ्योरी क्लास लेना चालू किया है। तो महाजनपद एरा, साथ में उसके बाद में मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष हुआ, उसके बारे में मैंने जानकारी पूरी कंप्लीट की आपको। तो उसकी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप वो पूरा कंटेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करता हूं आज का इंपॉर्टेंट कंटेंट, जिसमें कि भारत में किस तरीके से विदेशी भारत में प्रवेश किए, जो कि 600 BC के समय में सबसे पहला आक्रमण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो जिस तरीके से जानकारी मिलती है इतिहास के साक्ष्यों से, तो उसमें ये पूरी जानकारी यहाँ पर सामने आती है कि किस तरीके से विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश किए। अगर हम बात करें मौर्य जो साम्राज्य था उससे पहले की बात करें, क्योंकि जब मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया, उस समय विदेशी आक्रमणकारी जो थे वो पूरी तरीके से यहाँ पर अंकुश लग गया था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का विस्तार भारत की जो वर्तमान भूमि है उससे भी आगे बढ़कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार था, जो कि अफगानिस्तान और साथ साथ ईरान से लगा हुआ क्षेत्र था, वहां तक मौर्य साम्राज्य का विस्तार था। तो अगर इसकी बात की जाए, जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो मौर्य साम्राज्य से पहले की बात है, यानी कि जो मौर्यों का अधिकार था, मौर्यों की का साम्राज्य था, उससे पहले की बात है। उस समय विदेशी आक्रमणों की शुरुआत हो चुकी थी। तो इसमें अगर बात की जाए, तो जब मगध सम्राटों का अधिकार था पूरे भारत में, भारत के जो पश्चिमी प्रदेश थे, ठीक है ना, वहां पर अगर देखा जाए तो वहां पर जो मगध साम्राज्य था वो वहां तक विस्तृत नहीं था। अगर हम मगध साम्राज्य की बात करें, धनानंद यानी कि नंद जो वंश था, नंद वंश तक की बात करें, तो नंद और नंद से पहले जो महाजनपद काल थे, तो उस समय नंद वंशी एक ऐसा वन था जो कि पश्चिम उत्तर प्रदेशों तक विस्तृत नहीं था। उसमें अगर हम बात करें तो कंबोज और गंधार का जो क्षेत्र था, वहां पर नंद वंश का विस्तार नहीं था, यानी कि मगध साम्राज्य का जो विस्तार था उससे पहले ही मालवा तक ही सीमित था, और मालवा में भी गुजरात तक उसकी सीमाएं लगी हुई थी। उससे ऊपर में अगर हम पश्चिम उत्तर क्षेत्र की बात करें, तो गांधार और कंबोज में कहीं ना कहीं विदेशी जो आक्रांता थे, विदेशी आक्रमणकारी थे, उनका यहाँ पर शासनकाल देखने को मिलता है। जिस समय मध्य भारत और राज्य के मगध साम्राज्य की विस्तारवाद नीति का शिकार हो रहे थे, धनानंद का नंद वंश जो था, नंद वंश यहाँ पर विस्तारवादी नीतियों के साथ में आगे बढ़ रहा था, उसी समय पश्चिमी उत्तर जो प्रदेश था वहां पर बहुत ही ज्यादा अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण यहाँ पर छाया हुआ था, और सब जगह कहीं ना कहीं पे अराजकता, क्योंकि उस समय जो कंबोज और जो गांधार महाजनपद थे, वहां का जो शासनकाल था वो पूरी तरीके से अव्यवस्थित हो गया था। तो ये क्षेत्र अनेक छोटे बड़े राज्यों में बट गए थे, और जिसमें कि मैंने आपको बताया कंबोज, गांधार और जो मद्र था, ये जो जनपद थे, ये जो महाजनपद थे, ये इसमें प्रमुखता से देखे जाते हैं, जो कि पश्चिम उत्तर क्षेत्र में स्थित थे। इन प्रदेशों में कोई भी ऐसी मतलब कि सिंगल मैन पावर शक्ति नहीं थी, जो कि इनके आपस में जो परस्पर संघर्ष हो रहा था, एक दूसरे के साथ में संघर्ष हो रहा था, जीत के लिए उसको संगठित कर सकती थी। तो ऐसी कोई शक्ति उस समय उस पश्चिमोत्तर प्रदेश में नहीं थी, जो जिसमें कि प्रमुख जो राज्य थे वो कंबोज, गंधार और मद्र थे। तो यहां पर देखा जाए तो ये संपूर्ण प्रदेश एक ऐसे समय में विभाजित और असमृद्ध था,
ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो विदेशी आक्रांता थे, जो विदेशी आक्रमणकारी थे, उनका ध्यान पूरी तरीके से पश्चिम उत्तर भारत पर गया और उस भूभाग पर आकर्षित होना बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्था होती है, यहाँ पे कि कोई एक शासन व्यवस्थित नहीं होता है, कोई एक शक्तिशाली शक्ति उस पूरे क्षेत्र पर शासन नहीं करती है, तो वहां पर कोई ना कोई ऐसी शक्ति आकर राज्य करना चाहती है जो कि वहां पे कमजोर शासन पर आधिपत्य कर सके। तो यहाँ पर विदेशी आक्रांताओं का इस तरफ में, इस भूभाग पर जो कि पश्चिम उत्तर भारत के क्षेत्र थे, वहां पर उनका ध्यान आकर्षित हुआ। परिणाम ये हुआ कि उस देश पर 2 विदेशी आक्रमण हुए और उस आक्रमण का वो क्षेत्र शिकार हुआ। जो विदेशी 2 आक्रमण थे वो थे पर्सिया के हकामानी नरेश, और साथ ही साथ में उसके बाद में दूसरा जो आक्रमण हुआ वो हुआ था सिकंदर का। तो इस तरीके से 2 आक्रमण भारत पर देखने को मिलते हैं शुरुआत में, जो कि 600 BC और उसके बाद के उत्तर काल में देखने को मिलते हैं। अगर 600 BC में बात की जाए तो हकामानी जो नरेश थे उनके समय में ये आक्रमण हुआ, जो कि एक पर्सिया नरेश थे, उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था पश्चिम उत्तर प्रदेश में। उसके बाद में उत्तर काल में, यानी कि उसके बाद के काल में सिकंदर का आक्रमण यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये 2 आक्रमण यहाँ पर अपने को देखने को मिलेंगे, जिसको कि मैं आगे आपको पूरी जानकारी इसमें देने वाला हूं। तो इसका मैंने ब्रीफ अभी आपको समझाया कि किस तरीके से मौर्य से पहले का जो काल था वो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किस तरीके से कमजोर रहा और कैसे यहाँ पर 2 आक्रांता, विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किया, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो शासन नीति थी ये छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था और यहाँ पर अराजकता बहुत ज्यादा फैली हुई थी। आगे चलते हैं अपन। अब मैं इसको आपको पूरी समझाऊंगा कि किस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर पर्सिया के जो हकामानी नरेश थे, हकामानी जो साम्राज्य था, वो किस तरीके से यहाँ पर इस भूभाग पर अधिकार करता है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हकामानी जो पारसिक साम्राज्य था, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं सबसे पहले, जिसमें कि सारेस द्वितीय, जिसका शासनकाल 558 BC से लेकर 529 BC तक रहा, उसके बारे में हम समझ लेते हैं कि इसने अपने साम्राज्य की शुरुआत कैसे की थी और ये कहां पर स्थित था। हम बात कर लेते हैं 6 BC की बात, यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात करते हैं। तो उस समय मध्य करूस या फिर उसके मध्य में जो करूस नाम का एक शासक था, या फिर इसको सारेस द्वितीय के नाम से जानते हैं, दोनों नाम से इसको जानते हैं, करूस या फिर साइरस द्वितीय के नाम से जानते हैं। नाम याद कर लीजिएगा इनका। इसका जो शासन था, ये नामक व्यक्ति, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने ईरान से हकमानी साम्राज्य की स्थापना की। जो ईरान है, ईरान का जो क्षेत्र है जो कि अफगानिस्तान से लगा हुआ क्षेत्र है, वहां पर हकमानी साम्राज्य की इसने स्थापना की और इसने शीघ्र ही अपना जो क्षेत्र है वो पश्चिम एशिया का जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यहाँ पर ये बन बैठा। अपने क्षेत्र का ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक बन बैठा और उसने अपने साम्राज्य की जो पूर्वी सीमा में भारत का लगा हुआ क्षेत्र था, ठीक है ना, उससे इसकी सीमा स्पष्ट करती थी। यानी कि ईरान का जो पूर्वी क्षेत्र था, जिसमें कि अफगानिस्तान हम आज के वर्तमान में ले सकते हैं। अफगानिस्तान यहाँ पे कि उस समय के जो महाजनपद थे, गांधार, कंबोज और मद्र थे, वो सीमा से छोटी थी। तो यहाँ पे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि अराजकता थी और यहाँ पर जो शासन था वो सिस्टमेटिक नहीं था और वहां पर एक दूसरे के साथ में कहीं ना कहीं पे विषमताएं लगी हुई थी। तो इस समय जो पश्चिमी शासक था साइरस द्वितीय, उसका यहाँ पर ध्यान आकर्षित हुआ और इस समय पश्चिमी भारत पर राजनीतिक परिस्थितियां उस तरीके से अनुकूल नहीं थी। जो वहां का राजा था वो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दूसरे के साथ में आक्रमण कर रहे थे और अराजकता यहाँ पर व्याप्त थी। तो साम्राज्यवादी आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए यहाँ पर जो हकामानी साम्राज्य का जो राजा था साइरस द्वितीय, इसने पूरी की पूरी यहाँ पर अपनी जो आकांक्षा थी वो पूरी की और उसको पूरा अवसर यहाँ पर मिल गया। अतः वह भारतीय अभियान के लिए वह यहाँ पर वो आगे बढ़ा और भारत में इसने आक्रमण किया। साइरस को निश्चित रूप से भारत के कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है, भारत के किन्हीं प्रदेशों को उसने जीता था और इसके जो ठोस प्रमाण है उसका सही से अभाव
सही से कोई जानकारी नहीं मिलती। उस अभाव के कारण इसमें जो विभिन्न लेखकों के द्वारा इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कि जो जो लेखक हैं वो हैं जोनोफोन, टीसीएस, स्ट्रेबो और एरियन। इन लेखकों के द्वारा कहीं ना कहीं पे इनकी साक्ष्यों के द्वारा ये जानकारी मिलती है कि साइरस ने सिंधु के पश्चिम में जो स्थित भारत है उसकी सीमावर्ती क्षेत्रों पर विजय की होगी। सिंधु घाटी, जो कि सिंधु घाटी बोल सकते हैं, हिंदू कुश की जो पहाड़ियां हैं, वहां पर साइरस ने कहीं ना कहीं पे जो पश्चिमी भारत का प्रदेश है वहां पर विजय प्राप्त की होगी। इसके अंतर्गत ये तर्क बिल्कुल सही लगता है कि साइरस ने हिंदू कुश की तथा काबुल की घाटी पर विशेष रूप पर गांधार पर की जो भारतीय जनजातियां हैं उनको यहां पर जीता था। और ये समय की बात है 558 ईस्वी से लेकर 529 ईसा पूर्व की बात है। यानी कि भारत पे जो पहला आक्रमणकारी रहा वो कौन रहा, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, वो था साइरस द्वितीय, जो कि 558 बीसी। अगर हम बात करें हिर्यक वंश की, तो हिर्यक वंश ने अगर मगध साम्राज्य पर स्थापना की थी, वो कब की थी, वो की थी 544 बीसी में। और ये कब आया, 558 में, जो कि पश्चिमी कंबोज और गंधार की बात की जाती है। इस समय अगर हम गंधार की बात करें तो हिर्यक वंश ने यहाँ पर मित्रता अपनाई थी और मित्र बने थे। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया था, गांधार नरेश जो था उस नरेश के साथ में मित्रता यहाँ पर की थी, जो कि पश्चिम में था। ठीक है, जो कि मैंने गांधार जब आपको हिर्यक वंश समझाया था तब मैंने इसके बारे में पूरी जानकारी उस वीडियो में दी है, तो उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। लेकिन उसके ऊपर में अगर हम बात करें, कंबोज की बात करें और कंबोज और मद्र की बात करें, तो वो क्षेत्र कहीं ना कहीं पे यहाँ पर अछूता देखने को मिलता है हिर्यक वंश के समय। तो यहाँ पर साइरस ने हिंदू कुश की पहाड़ी, जो कि ऊपर में कंबोज से लगी हुई क्षेत्र थी, कंबोज जो कि उत्तर पश्चिमी कश्मीरी जो क्षेत्र है उसके ऊपर का क्षेत्र था हिंदू कुश का, और काबुल की घाटी जो कि अफगानिस्तान का आज का वर्तमान का समय है, वहां पर विशेष रूप से जो गांधार से लगा हुआ क्षेत्र था, वहां की जो जनजाति थी उसको साइरस द्वितीय ने जीत लिया था। ये कहीं ना कहीं साक्ष्यों से पता चलता है। साइरस का जो शासन काल था, जो कि मैं आपको बता चुका हूं, 558 बीसी से लेकर 529 बीसी तक इसने शासन किया था। और इसकी मृत्यु जो हुई थी ये 529 बीसी के समय में जानी जाती है, जो कि कैस्पियन का जो एरिया है, कैस्पियन का जो क्षेत्र है, वहां पर डारबाइक नामक एक जो पूर्वी जनजाति थी उसके साथ में इसका कहीं ना कहीं युद्ध हुआ और उस युद्ध में लड़ते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद में इसका जो पुत्र था कंबुजिए, या फिर इसको कैम्बुजियस भी बोला जाता है, कैम्बुजियस द्वितीय भी बोला जाता है, उसने यहाँ पर शासन किया, जो कि 529 बीसी से लेकर 522 बीसी तक इसका साम्राज्य वहां पर रहा और जो इसका उत्तराधिकारी बना। इसके समय में क्या हुआ, गृह युद्ध काफी ज्यादा छिड़ गया था, यानी कि ये आपस में ही अपने ही साम्राज्य में गृह युद्ध में फंसा रहा। इस कारण से इसकी जो साम्राज्य की अगर विस्तारवादी नीति की बात करें भारत की तरफ में, आगे ये जा नहीं पाया था और ये वहीं पर उलझा रहा। देन उसके बाद में अगर बात की जाए तो हकमानी साम्राज्य का अगला जो राजा रहा वो रहा दारा प्रथम, जिसका शासनकाल था 522 से लेकर 486 ईसा पूर्व। तो इसके समय में क्या हुआ, ये दारा प्रथम के समय में भारत के जो पारसिक आधिपत्य का विषय के बारे में बात की जाए तो यहां पर इसका जो शासनकाल था इसके 3 अभिलेखों में इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसको कि बेहिस्तून, पार्सिपोलिस और नक्शाए रुस्तम, ये 3 अभिलेख हैं, इनका नाम याद रख लीजिएगा। क्या बताया मैंने, नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेहिस्तून, पार्सिपोलिस और नक्शाए रुस्तम, ठीक है ना, जिसमें कि इन तीनों अभिलेखों में जानकारी मिलती है कि भारत और पारसिक संबंध के विषय में ये पूरी की पूरी अधिकार किस तरीके से दारा प्रथम ने यहां पर किया, वो यहां पर साक्ष्य मिलते हैं, जो कि बेहिस्तून अभिलेख लगभग 520 ईसा पूर्व से लेकर 518 ईसा पूर्व के बारे में है, जो कि मगध साम्राज्य के जो कि उसके साम्राज्य, मगध नहीं बोल सकते हम यहाँ पर, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो पश्चिमी उत्तर पश्चिम जो भारत का क्षेत्र है वहां पर लगभग 23 प्रांतों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, जो कि
बेहुस्तन अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है, जो कि लगभग 520 से लेकर 518 ईसा पूर्व का ये अभिलेख है, जिसमें कि 23 साम्राज्य का उल्लेख मिलता है, 23 प्रांतों का। उसके साम्राज्य के जो 23 प्रांत थे उसका उल्लेख यहाँ पर प्राप्त होता है, जिसमें कि सतुग, जिसको कि सतुग, गदर तथा हिंद के द्वारा जो साम्राज्य सम्मिलित थे। अगर हिंद की बात की जाए तो हिंदकुश की पहाड़ी, ठीक है ना। सतुग की बात किया जाए तो सप्त, जो कि हम बात करें तो जो सप्त सिंध प्रदेश को जिसको बोल सकते हैं, सप्त सिंध प्रदेश, जो कि पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र था उसको सप्त सिंध प्रदेश कहा जाता था। हिंदकुश और गदर, गदर मतलब कि जिसको कि गांधार भी बोला गया है, गांधार, सप्त सिंध प्रदेश और हिंदकुश की पहाड़ियां, ये जो पूरा क्षेत्र था, इस पूरे क्षेत्र में जो कि भारत का क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था ये हकमानी का जो हकमानी साम्राज्य था, उसका जो दारा प्रथम था, उसके अंतर्गत ये पूरा का पूरा क्षेत्र भारत का आता था, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बताया, ये तीनों चीज, ये तीनों क्षेत्र जो भारत के थे ये याद कर लीजिएगा। हिंदकुश, हिंदकुश के बाद में सप्त सिंध प्रदेश जो कि पंजाब का क्षेत्र रहा, और साथ में अपना गांधार का क्षेत्र, ये तीनों साम्राज्य जो कि दारा प्रथम के समय में जाने जाते हैं, जो कि बेहुस्तुन अभिलेख में इसके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। यानी कि प्राचीन साहित्यों से भी इसके बारे में ये ज्ञात होता है कि जो निचली काबुली घाटी क्षेत्र था, इसके आजू बाजू का जो क्षेत्र था ये उसके साम्राज्य में शामिल था। दारा के समय में संभवतः इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते थे, जो कि मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। और इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि दारा ने भारत के इस भूभाग पे 518 ईसा पूर्व के आसपास जो कि ये क्षेत्र था ये जीत लिया था, जो कि किससे, बेहुस्तन के अभिलेख से जानकारी मिलती है। तो इससे ये प्रतीत होता है कि गांधार, सप्त सिंध प्रदेश और हिंदकुश की जो पहाड़ी थी, इसका एक प्रमाणिक इतिहास यहाँ पर जानकारी मिलती है, जो कि बेहुस्तुन के अभिलेख से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जानकारी जो कि एक दारा प्रथम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर नोट कर लेनी चाहिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं, ठीक है ना। और अगर हम भारत पे दारा के साम्राज्य के बारे में बात करें तो ये उसका 20वां प्रांत था, यानी कि इससे पहले 19 प्रांत उसके साम्राज्य में पहले से ही शामिल थे, और ये जो पश्चिम उत्तर भारत का क्षेत्र था ये उसका 20वां प्रांत कहा जाता था, जो कि 20वां प्रांत था जहां पे कि इसका अधिकार था, ठीक है ना, जो कि सबसे ज्यादा धनी आबादी वाला प्रदेश उस समय जाना जाता था। और इस समय जो उसने पूरे के पूरे जो 20 भाग थे, अगर 20 भाग की बात की जाए तो 20 भाग का ये अकेला भाग जो था ये लगभग राजस्व का तीसरा भाग के रूप में यहां से प्राप्त होता था। जो पूरे के पूरे 4 भाग अगर माने जाए राजस्व के, तो उसका जो तीसरा भाग था, तो तीसरा भाग की धनराशि का राजस्व इस साम्राज्य से प्राप्त होता था, जो कि लगभग अगर मानी जाए तो इसको पौंड्स में इसको इसकी काउंटेबिलिटी की जाती है, जो कि लगभग 1 लाख पौंड के आसपास के बारे में जानकारी, जो कि स्वर्ण चूर्ण के बराबर इसको काउंट किया गया है उस समय की गणना के अनुसार। अगर हम बात करें दारा के साम्राज्य की बात, तो दारा के बाद में जब दारा की मृत्यु हो जाती है, देन उसके बाद में जेराक्सिस या फिर इसको क्षयहर्ष बोलते हैं, इसका शासनकाल आता है। क्योंकि जेरास के बाद दारा प्रथम की जब मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद में उसका पुत्र जेराक्सिस जो कि पारसी साम्राज्य का शासक बना, जो कि पॉर्लिसिस का जो से प्राप्त एक लेख से पॉर्सी, जो कि मैंने आपको बताया ना, बेहुस्तुन और पॉर्सी पोलिस का जो अभिलेख है, तो बेहुस्तुन में दारा प्रथम के बारे में अभिलेख प्राप्त होता है, और यहां पर पॉर्सी पोलिस में प्राप्त अभिलेख से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि भारत के 3 प्रदेश, गांधार, सप्त सिंध प्रदेश और सिंधु की घाटी का जो क्षेत्र है, इसका ये स्पष्ट रूप से उल्लेख प्राप्त होता है कि यहां पर जेराक्सिस का साम्राज्य था, जो कि क्लासिकल जो लेखक थे उनके विवरणों से, उनके जो विवरण थे, उन्होंने जो विवरण प्रस्तुत किए उससे ये जानकारी प्राप्त होती है।
यूनानी लेखों के विरुद्ध यहाँ पर जो अगर जानकारी मिलती है तो यहाँ पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने जेरासिस की सहायता की थी। ये मान सकते हैं कि यहाँ पर जो सैनिक थे वो सैनिक गांधार और सिंध प्रदेश के जो सैनिक थे वो सैनिक यहाँ पर जेरासिस की सहायता के लिए पहुंचे थे। ये कहीं ना कहीं पर जो यूनानी लेखक हैं उनके विवरणों से इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उन्होंने यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वीरतापूर्वक जेरासिस की सहायता की थी। एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं पे किराए से यानी कि हायर किए गए थे और इनको कुछ ना कुछ भुगतान किया गया था। उस भुगतान के बदले में ये जो सैनिक थे, जो गांधार और सिंध प्रदेश के सैनिक थे, इन्होंने जेरासिस की सहायता की थी, जो कि 486 से लेके 465 ईसा पूर्व तक इस साम्राज्य का जो शासक रहा और उन्होंने बहुत ही ज्यादा वीरता पूर्वक युद्ध किया था। ये कहीं ना कहीं साक्ष्यों में जो कि क्लासिकल लेखक थे, उनके यूनानी लेखक थे, उनके विवरणों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। और ये यहाँ पर जो इतिहास के जनक हैं हेरोडेटस ने भी इसके बारे में काफी कुछ इसके साक्ष्य वहां से मिलते हैं। उसने भी लिखा है यहाँ पे कि भारतीय सिपाही की जो उस समय की जो वेशभूषा थी उसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन देखने को मिलता है। भारतीय सैनिकों के जो वस्त्र हुआ करते थे, जो कि उस समय हायर किए थे जेरासिस ने, वो सूती वस्त्र पहना करते थे और उनके कंधों पर धनुष, बांस की कमानी और तथा तीर लटके हुए रहते थे। ये हेरोडेटस की जो साक्ष्य है, हेरोडेटस थर्ड, उसके साक्ष्यों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। जो तीर थे, तीर की नोकों पर लोहे के जो मोड़े थे, यानी कि नुकीले जो लोहे थे वो लोहे के बने हुए थे। ठीक है, तो ये जो जानकारी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स की दृष्टि से अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो लगभग 465 ईसा पूर्व मान सकते हैं कि जो जेराक्सिस है इसकी मृत्यु हो गई और इसके बारे में जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं इसके जो अंगरक्षक है, अंगरक्षक ने ही इसकी हत्या कर दी थी। तो इसकी हत्या कब हुई? 465 ईसा पूर्व में, जो कि उसके अंगरक्षक के द्वारा ही इसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद में हम आगे चलते हैं। जो हकमानी साम्राज्य था, हकमानी साम्राज्य की जेरासिस की मृत्यु के बाद में उसके जो उत्तराधिकारी कौन से हुए तथा उसके बाद में पारसिक साम्राज्य का जो विनाश था उसका पतन कैसे हुआ, इसको हम अब आगे समझते हैं। तो ये आखिरी पॉइंट है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फैक्ट इसके बाद में आगे आपको और ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। इसमें अगर जेरासिस की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के पश्चात में अगर देखा जाए तो जो तात्कालीन उत्तराधिकारी रहे, जो कि जेरासिस के बाद में आए, ठीक है ना, वो थे एट्राजैक्सिस फर्स्ट और सेकंड। इसको कि हिंदी में अगर बोला जाए तो हिंदी में इसका नाम मिलता है अंतर जेरासिस प्रथम और अंतर जेरासिस द्वितीय के नाम से इसको जाना जाता है। पोर्सिपोलिस के दक्षिणी मकबरे के ऊपर में एक लेख प्राप्त होते हैं। पोर्सिपोलिस एक क्षेत्र था, वहां के जो दक्षिणी मकबरा है उस पर कुछ लेख प्राप्त हुए हैं, जिसके लेख के आधार पर हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना, ये जानकारी मिलती है कि यहाँ पर अंतर जेराक्सिस प्रथम, जो कि 465 से लेकर 425 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया, और अंतर जेराक्सिस द्वितीय ने, जो कि 405 से लेकर 459 ईसा पूर्व तक का काल माना गया है। तो दोनों काल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। कहां से प्राप्त होता है? ये पार्सिपोलिस के दक्षिणी मकबरे से ये लेख प्राप्त होते हैं, और इस लेख में जो मकबरा है, मकबरे के ऊपर में अंतर जेराक्सिस प्रथम, जो कि 465 से लेकर 425 ईसा पूर्व, और या फिर इसको मान सकते हैं अंतर जेराक्सिस द्वितीय 405 से लेकर 359 ईसा पूर्व के ये काल माना जा सकता है। इस समय इनका ये शासन रहा होगा। यहां जो सम्राट का सिंहासन है उस पर करदाताओं के चित्र अंकित थे। जो करदाता थे, जो कि वहां पे टैक्सेस दिया करते थे, उनके चित्र भी अंकित थे। उन तीनों चित्रों पर क्रमशः अगर जानकारी दी जाए तो सप्तगड़ाई, जिसको कि सप्त सिंध प्रदेश, गांधार और सिंध, ये तीनों ही अंकित वहां पर पाए गए हैं, जो कि इस बात का सूचक है कि पूर्व में हकमानी जो साम्राज्य का जो विस्तार था वो कहीं ना कहीं ये तीनों प्रदेशों पर बना रहा, जो कि सप्त सिंध प्रदेश,
गांधार और अ, सिंध, हिंदू कुश की पहाड़ी, जो कि सब सिंध प्रदेश कौन से थे, पंजाब का क्षेत्र था, गांधार क्षेत्र था, और हिंदू कुश की पहाड़ी जो कि पश्चिमी अफगानिस्तान का क्षेत्र जो आता है वहां पर ये क्षेत्र था। ये तीनों क्षेत्र कहीं ना कहीं पे उन जो पोलिस के जो मकबरा है वहां पर ये करदाताओं की चित्र अंकित थे। ठीक है, तो यहां पर ये पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त होती है, जो कि अकमानी साम्राज्य का यहां तक साम्राज्य यथावस्थ बना रहा था। कब तक, जब तक कि अंतरजेर्सिक्स प्रथम और द्वितीय यहां पर स्थित थे। ठीक है ना, और यहां पर जो उनका जो राजवैद था, राजवैद का नाम भी आपको पता होना चाहिए। अंतरजेर्सिक्स का जो राजवैद था उसके द्वारा ये लेख लिखे गए थे, जिसका नाम था टेसियस। ठीक है ना, उसने भारतीय राजवेदों के द्वारा सम्राट को भेजे गए उपहार को स्वयं देखा था, जो कि वहां के जो शासन करता थे, वहां के जो राजा थे, उन्होंने यहाँ पर उपहार भेजे थे, जो कि अंतरजेरेक्सिस प्रथम और अंतरजेरेक्सिस द्वितीय के समय में ये उपहार भेजे थे, जो कि उस समय का राजवैद टेसियस ने अपने आंखों से उन उपहारों को देखा था। ये जानकारी यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पारसिक साम्राज्य का के उत्तराधिकारी हुए, देन उसके बाद में उसका जो विनाश हुआ वो कैसे हुआ, ये आगे जाके अपन को यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि अंतरजेर्सिक्स प्रथम और द्वितीय ने दारा प्रथम के द्वारा जो निर्मित साम्राज्य था उसको सुरक्षित बनाए रखा, और उस समय जो तीनों साम्राज्य थे, जो कि हिंदकुश, सप्त सिंध प्रदेश और गांधार थे, यहां तक इसकी सीमाएं बनी रही। तो पारसियों का जो अंतिम सम्राट था वो इसके बाद में आया, जिसका नाम था दारा तृतीय, जो कि 360 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व तक इसकी जानकारी मिलती है। नोट कर लीजिएगा, अंतिम पारसिक राजा था जो कि इन तीनों साम्राज्य, जो कि भारत के पश्चिमी प्रदेश, उत्तर पश्चिम प्रदेश जाने जाते हैं, जिसमें कि सप्त सिंध प्रदेश, बार बार दोहरा रहा हूं, याद कर लीजिएगा, सप्त सिंध प्रदेश, गांधार और हिंदकुश की पहाड़ी का जो क्षेत्र था, ये तीनों क्षेत्र पारसिक सम्राट की सीमाओं तक था, जो कि अंतिम सम्राट की जानकारी मिलती है, जो कि दारा तृतीय था। दारा द्वितीय, उसके बाद में ये दारा तृतीय आया था, जो कि जेरासिस के जो उत्तराधिकारी थे प्रथम और द्वितीय, उसके बाद में आया, जिसका जो काल था वो समय था कौन सा, 360 ईसा पूर्व से लेकर 330 ईसा पूर्व। ये नाम इसके बारे में जानकारी मिलती है। यहां पर अगर हम बात करें, एक लेखक एरियन के अनुसार दारा तृतीय के आह्वान पर जो यूनानी विजेता सिकंदर के विरुद्ध जो अरवेला का जो युद्ध हुआ था 331 ईसा पूर्व, ठीक है ना, जो सिंध के पूर्व तथा पश्चिमी भागों पर यहां पर सैनिकों की उन्होंने मदद की थी। वही सैनिक थे यहां पर जो कि गांधार और सप्त सिंध प्रदेश के थे, तो उन्हीं सैनिकों ने यहां पर मदद की थी। तो इससे ऐसा लगता है कि उस समय इन सैनिकों ने काफी ज्यादा मजबूती से युद्ध लड़ा, लेकिन उस युद्ध से यहां पर जो सैनिक थे उनकी कहीं ना कहीं हार हुई। और इसमें ये जानकारी मिलती है कि ये जो सैनिक थे दारा तृतीय के समय ही आए थे, जिनके बारे में मैंने इससे पहले जानकारी दी, और उन्होंने इनको हायर किया था। किसने? दारा तृतीय ने इनको हायर किया था, यानी कि किराए के सैनिक बोल सकते हैं यहां पर, जो कि भाड़े के सैनिक थे, जो कि बुलाए गए थे, जो कि सिंध की घाटी से यहां पर इनको हायर किया गया। ठीक है, और यहां पर आरबेला के युद्ध में सिकंदर के साथ में ये युद्ध हुआ था, सिकंदर के साथ में दारा तृतीय का युद्ध हुआ था, जिसमें कि ये सैनिक भी बहुत बुरी तरीके से परास्त हुए थे। और उसके बाद में जो हकमानी साम्राज्य जो कि यहाँ पर सब सिंध प्रदेश, हिंदू कुश की पहाड़ी और गांधार में था, यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से इनकी हार हुई, ये हारी, और इनकी जो विशाल सेना थी इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था सिकंदर ने। जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था, सिकंदर का आक्रमण जो कि 326 बीसी के समय में माना जाता है, उसके बाद में जब 323 ईस्वी आता है तब अपने मगध साम्राज्य पर मौर्य साम्राज्य का अधिकार आपको अपने को देखने को मिलता है, जो कि इससे आगे मौर्य साम्राज्य बढ़ता है। 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो उससे पहले ही यहाँ पर सिकंदर ने आक्रमण किया था
और सिकंदर के समय में ही हकमानी साम्राज्य पूरी तरीके से खत्म हो गया था, नष्ट हो गया था, और वहां पर जो पारसिक साम्राज्य की जो आधिपत्य था उसकी समाप्ति हो गई थी और सिकंदर ने यहां पर कब्जा कर लिया था। अगर हम इसको अब एक मैप की दृष्टि से देखें तो हम इसमें एक मैप भी समझ सकते हैं, जो कि आपके सामने यहां पर देख सकते हैं। जब सिकंदर का अभियान हुआ था उस समय का जो मानचित्र है वो मैं आपके सामने यहां पर दिखा रहा हूं, जो कि एक संभावित मार्ग था सिकंदर के अभियान का, जिसमें कि ऊपर में आपको सोडियाना दिख रहा है, बैक्टीरिया दिख रहा है, तो वहां से और नीचे से जोड्रोसिया जो दिख रहा है, यहां से भी जो एक रास्ता मिलता है, यहां से भी इसने आगे प्रवेश किया था और ऊपर से भी उसकी सेना ने प्रवेश किया था। तो ये मैप जो कि एक संभावित अभियान का मार्ग के रूप में हम इसमें समझ सकते हैं। तो ये थे पूरे के पूरे फैक्ट जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर पूरे के पूरे भारत पर विदेशी आक्रमण की शुरुआत कैसे हुई, ये मैंने जानकारी यहाँ पर आपको पूरी की पूरी दे दी है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विदेशी आक्रमण की शुरुआत कैसे होती है ये मैंने आपको बताई, जिसमें कि 558 ईसा पूर्व पहला आक्रमणकारी विदेशी आक्रमणकारी भारत में आया, जो कि पश्चिमी भारत पर इस पर आक्रमण की, जो कि साइरस द्वितीय था। और इसका जो आखिरी शासक था वो दारा तृतीय था, जिस समय की सिकंदर ने यहाँ पर आक्रमण करके जो हकमानी साम्राज्य था उसको खत्म किया था और यहाँ से भारत में प्रवेश किया था, और जिसको कि रोका था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, मौर्य साम्राज्य ने यहाँ पर इसको रोका था, और उसके बाद में ये यहाँ पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। लेकिन उससे पहले पोरस के साथ में सिकंदर का युद्ध होता है, और पोरस ने ही यहाँ पर कहीं ना कहीं पर अपने ताकत के बल पर उसको बता दिया था कि भारत का साम्राज्य कैसा है। लेकिन पोरस की यहाँ पे हार हुई थी, जो कि सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था उसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे कि सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ और किस तरीके से वो वापस यहाँ से लौटा था, जो कि आने वाले वीडियो में हम समझेंगे। देन उसके बाद में मौर्य साम्राज्य आता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को खत्म करके नंद वंश का जो साम्राज्य था मगध साम्राज्य को हथियाता है। फिर मौर्य साम्राज्य की शुरुआत होती है, जो कि हम आगे हम इसको समझेंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। होपफुली आपको काफी कुछ इसमें समझ में आया होगा। अगला वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि हम आगे बढ़ेंगे, सिकंदर के बारे में जानकारी पूरी हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।